Hello everyone, welcome back to our channel EduSci Teach Classes. Hope you are doing well with your studies. ये हमारा थर्ड सेशन है जो कि विलियम शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के ऊपर है। ओके, इस सीरीज में हम टारगेट कर रहे हैं किस एग्जाम को यूपीटीजीटी। ओके, जैसे कि हमें पता ही है कुछ टाइम बाद यूपीटीजीटी का एग्जाम होने वाला है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपने प्रेप कर ली है, कंप्लीट प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इस सीरीज से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने रिवीजन तो अभी तब करोगे, अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं की तो आप यहाँ से अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं। हम इस सीरीज में एक पूरे कंटेंट को कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट हम स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज डिटेल में करते हुए चलेंगे। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, जिसको रिवाइज करना होगा, और जिसको प्रेप करनी है, प्रिपरेशन करनी है, उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। ओके, सो दिस आर थर्ड सेशन। इससे पहले कि अगर आपको दो इंट्रो पार्ट करना है और टू जो हमने सेकंड सेशन में हमने किया है, टू लॉन्ग नरेटिव पोम्स बाय शेक्सपियर। ओके, अब तक के फर्स्ट सेशन में हमने इंट्रो पार्ट किया था, उनके कौन से वर्क्स हैं, उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, बायोग्राफिकल डिटेल्स, इन सबको कवर किया था। उस पे पीवाईक्यूज हैं, वो भी हम आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, पर क्योंकि हम डिटेल में कर रहे हैं सब कुछ कवर, तो हम साथ के साथ भी देख रहे हैं कि किस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर सेकंड सेशन में हमने उनके क्या की थी, नरेटिव फॉर्म्स, जो कि लॉन्गेस्ट है। इस सेशन में हम उनकी शॉर्ट फॉर्म्स को कवर करेंगे। ओके, सो आज के सेशन में हम उनकी एक फॉर्म करेंगे, अ लवर्स कंप्लेंट, नेक्स्ट फिनिक्स एंड द टर्टल, देन द पैशनेट पिलग्रिम। ओके, सो आज के सेशन में हम ये तीन चीज कवर करने वाले हैं, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे सीरीज को। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। ओके, गिव मी अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए कि आपको जो चीजें याद करनी है, अलग से उसको मेमोराइज करना है, वो याद कर सको आप अलग से। और जो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, लाइक समरी से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, तो वो मैंने पूरा पैराग्राफ वाइज किया है। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पॉइंट्स में इंक्लूड कर दिया मैंने। अ लवर्स कंप्लेंट, ये एक नरेटिव फॉर्म है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड पब्लिश्ड इन 1609 में। इट वाज पब्लिश्ड इन 1609 अलोंगसाइड द शेक्सपियरियन सोनेट्स। आपको पता होगा, अगर हमने लास्ट सेशन आपने देखा है कि सोनेट्स पब्लिश हुई थी 1609 में। किसने कराई थी पब्लिश? थॉमस थॉरपे। ऐसे रिवाइज करते रहा करो, ट्राई किया करो कि आप आंसर दिया करो उस पे कमेंट सेक्शन में। ओके, कब पब्लिश हुई थी? 1609 में अलोंगसाइड द शेक्सपियरियन सोनेट्स। किस में हुई थी? क्वार्टो में। फर्स्ट सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था, क्वार्टो क्या होता है एंड फोलियो क्या होता है। प्लीज चेक अगर आपने नहीं देखा है। ओके, दिस पोएम इज ऑफ्टन कंसीडर्ड वन ऑफ द शेक्सपियर्स लेसर नोन वर्क्स। जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेक्सपियर फेमस किस चीज के लिए? अपने ड्रामा के लिए। वे ड्रामेटिस्ट थे, एक्टर थे। वे जो पोइट्री लिखते थे वो सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लिखते थे, कि ठीक है पर्सनल टाइम में लिख लिया, तो कुछ ऐसे ज्यादा फेमस नहीं थी उनकी जो पोइट्री थी। बट इट एग्जिबिट्स मेनी ऑफ सेम थीम्स ऑफ लव, लॉस, बेट्रेयल। ओके, उनकी थीम्स में देखने को मिलेगा, जैसे वीनस एंड एडोनिस में हमने क्या देखा है? लव एंड लॉस देखा था। रेप ऑफ द लिक्रिस में हमने बेट्रेयल देखा था। तो उनकी जो आगे भी पोम्स मिलेंगी वो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। इवन अगर आपने सोनेट्स को देखा है, 154 सोनेट्स हैं। आगे के सेशन में हम 154 सोनेट्स में से बिगिनिंग लाइंस जो होती हैं, शुरू की लाइंस को हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस उस पर बनते हैं। ओके, दिस पोएम इज कंपोज्ड ऑफ 47 स्टैंजा। ओके, आपको क्या याद रखना है कि ये शॉर्ट नरेटिव पोएम है, 1609 में पब्लिश की गई थी, 47 स्टैंजा है। आगे जाके जो डिटेल्स आपको मेमोराइज करनी है, ऑथर कौन है? विलियम शेक्सपियर, पब्लिश्ड इन 1609। सोनेट्स के साथ में फॉर्म्स क्या है? फॉर्म क्या है इसकी? लिरिकल है, नरेटिव फॉर्म है। मीटर कौन सा यूज किया गया है? प्राइमरली आयम्बिक पेंटामीटर। आपने देखा होगा इनके जितने भी वर्क्स हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में यूज किए गए हैं। कितने सिलेबल होंगे इसके अंदर? 10 सिलेबल होंगे। फीट कितने होंगे? 5 फीट होंगे। ओके, आयम्बिक पेंटामीटर कैसे होता है? अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? द राइमिंग स्कीम इज प्रीडोमिनेंटली ए बी ए बी। देन स्ट्रक्चर देख लेते हैं आगे इसका। द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग। ये आपको पता होना चाहिए मोनोलॉग क्या होता है। यस, जो कोई एक सिंगल कैरेक्टर अपने आप से बातें कर रहा होता है, सामने वाली ऑडियंस उसको देख सकती है, वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, कोई अदर कैरेक्टर नहीं है वहाँ पे जिससे वो डायलॉग कन्वर्सेशन चल रही हो। ओके, विद द वुमन नरेटिंग हर इमोशनल टर्मोइल, मींस कोई वुमन होगी, वो अपनी कोई पर्सन इमोशनल टर्मोइल को एक्सप्रेस कर रही है इस फॉर्म में। इट इज कंपोज्ड, ऊपर ही पढ़ चुके हैं, 47 स्टैंजा है इसमें। सभी स्टैंजा 4 लाइंस के हैं। ओके, 4 लाइंस के उसको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेंस। राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी। द मीटर इज प्राइमरली एम्बिक पेंटामीटर है। ओके, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है पॉइंट्स में, यहाँ पर इसको अलग से स्ट्रक्चर पॉइंट्स में डाल दिया है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। समरी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, लवर्स कंप्लेंट रिप्रेजेंट अ नरेटिव इन विच अ यंग वुमन, कोई यंग वुमन है वो रिकाउंट करती है अपनी इमोशनल डिस्ट्रेस को टू अ मेल स्पीकर
जो कि पोएट हो सकता है, हमें नहीं पता अभी, या फिर कोई अनदर ऑब्जर्वर। वो डिस्क्राइब करती है कि हाउ शी वाज सेड्यूस्ड, कि कैसे-कैसे कोई एक यंग मैन था, उसके चार्म से वो सेड्यूस हो गई, एंड हू वूड हर विद स्वीट प्रॉमिसेस, बट अल्टीमेटली वो उसको छोड़ के चला जाता है आफ्टर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ हर अफेक्शन। तो वो बता रही कि कोई था, वो चला गया, वो अपने दुःख याद कर रही है। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस, सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे आपको पता है क्वार्टरन्स में, वेयर द वुमन रिफ्लेक्ट ऑन द पावर ऑफ लव, नेचर ऑफ डिसेप्शन, कि कैसे धोखा, ये सारी चीजें इसके अंदर, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म है, पूरे उसमें उनकी सफरिंग ही दिखाई है। शी बिमोन्स हाउ लव वंस अ सोर्स ऑफ जॉय, जो पहले हमें जॉय देता है, एक्साइटमेंट, बाद में वो पेन और रिग्रेट का रीजन बन गया। थ्रू द पोएम देयर इज अ रिकरिंग मोटिव ऑफ डिसीट, वो बार-बार शो करे कि कैसे यंग मैन यूज्ड हिज ब्यूटी, अपनी ब्यूटी को उसने यूज किया मुझे चार्म या सेड्यूस करने के लिए, एंड eloquence to deceive her. The woman lament how in the end her emotions were misused, और लास्ट में उसके इमोशंस को मिसयूज किया गया। She was left with only sorrow. The poem ends with the woman addressing her suffering, वो अपनी suffering को address कर रहे हैं, acknowledging the bitter lessons learned from her experience with love and loss. So हमारी इसमें याद करने की क्या चीज है? समरी ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको इसमें सिर्फ याद क्या रखना है, कंपोजिशन डिटेल्स याद रखनी है, इसके अंदर कब ये पब्लिश हुई थी, कैसे हुई थी, क्वार्टो में हुई थी। ओके, नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं, फिनिक्स एंड टर्टल। फिनिक्स एंड टर्टल ये एक मेटाफोरिकल पोएम है, आपको ये याद रखना है। इसमें बीस्टली इमेजरी यूज की गई है। ओके ओके, बीस्ट इमेजरी यूज की गई है इसके अंदर। राइमिंग स्कीम आगे देख लेंगे हम। द फिनिक्स एंड द टर्टल इज हाईली सिंबॉलिक, ये कैसी पोएम है? सिंबॉलिक पोएम है, इसको आप अलग से ऐसे नोट डाउन करते चले ताकि आपको याद भी हो जाएगा लिखते लिखते भी। सिंबॉलिक पोएम है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ये फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? 1601। ओके, द पोएम इज एन एलेगोरिकल वर्क, ओके, दैट पोर्ट्रेज द मिथोलॉजिकल डेथ, जो भी मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। फिनिक्स, अगर आपको पता होगा तो फिनिक्स में क्या होता है, ये एक बर्ड होती है जो मरने के बाद, अगर इसको जला दिया जाए तो जलने के बाद अपनी ही जो ऐश होती है इसकी, राख, उस राख में से ये वापस जिंदा हो जाती है। ओके, अगर आपने हैरी पॉटर देखा होगा तो डंबलडोर के पास फिनिक्स था, तो जब वो मर जाता है फिर वो जल जल जाता है, जलने के बाद अपनी ही राख में से, ऐश में से वापस जिंदा हो जाता है। तो ये मिथोलॉजिकल डेथ दिखाता है फिनिक्स की, एंड इट्स यूनियन विद अ टर्टल डव। तो ये दो एनिमल्स यूज किए गए हैं किस चीज के लिए? शो करने के लिए लव को, लव यूनियन। ओके, बर्ड की इमेजरी को यूज किया गया एक लव स्टोरी को शो करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं ये शो करते हैं डेथ ऑफ आइडियल लवर। ओके, इज समटाइम रेफर्ड टू एज अ कंप्लेंट और एलेजी, काइंड ऑफ एलेजी भी यूज कर लेते हैं कि उसकी डेथ के लिए वो मॉर्न कर रहे हैं इसमें, ड्यू टू इट्स मोurnful टोन, एक्सप्लोरेशन ऑफ लव लॉस। द पोएम इज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोर एनिग्मेटिक वर्क्स, रिच इन सिंबॉलिक, सिंबल्स का यूज किया गया है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ मिस्टिकल एंड ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन डिटेल्स देख लेते हैं, शेक्सपियर ने इसको लिखा है, पब्लिश ये 1601 में हुई थी, इन लव स्लेवर्स लॉस्ट पब्लिकेशन। इसकी फॉर्म क्या है? एलेगोरिकल पोएम है, ये लिरिकल पोएम है, मेटाफोरिकल पोएम में भी इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बर्ड्स हैं एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया है। अच्छा बताओ, ये बताइए कि ऐसे बर्ड्स को किस और राइटर ने, जो बहुत ज्यादा फेमस है, उन्होंने अपने वर्क में यूज किया था बर्ड्स को एज अ कैरेक्टर? यस, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ये किसने लिखा है वर्क? यस, चौसर ने। चौसर ने इसमें जो कैरेक्टर यूज किए हैं वे कौन है? बर्ड्स। और शेक्सपियर ने इसमें बर्ड्स को यूज किया एज अ कैरेक्टर। मीटर क्या है इसके अंदर? एम्बिक टेट्रामीटर, दो वेरिंग थ्रू आउट। ओके, जो पूरी की पूरी पोम है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं वेरी कर रहे हैं। राइमिंग स्कीम क्या है इसमें? यूनिफॉर्म नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाली पोम में ए बी ही थी, ठीक है, यहाँ पे ये इतनी ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे। ओके, इसमें एक और चीज आ सकती है, इसको किस में पब्लिश किया गया था? ओके, तो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए, रॉबर्ट चेस्टर्स लव स्मार्टियर। ओके, पब्लिश अलोंग विद दिस, तो इसको आपको याद रखना है, पीवाईक्यू आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सेवरल सेक्शंस है, लिरिकल एक्सप्रेशन है किस चीज की? मॉर्निंग एंड फिलोसॉफिकल मेडिटेशन हो रही है कहीं ना कहीं, किस पर? लव पर। 12 स्टैंजा है यहाँ पर। ऑल्टरनेटिव राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी सी। मीटर वेरीज थ्रू आउट द पोम, जो मीटर है पूरी पोम के अंदर कहीं ना कहीं वेरी करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर चल रहा है। शिफ्टिंग बिटवीन iambic tetrameter and other forms, enhancing the lyrical quality and the contemplative nature of the poem. इसकी समरी देख लेते हैं। ये जो पोएम है फोकस किस पे करते हैं? मिस्टिकल एंड सिंबॉलिक डेथ पर। डेथ किसकी हो चुकी है? लवर की। किसको रिप्रेजेंट किया है इसमें? फिनिक्स। फिनिक्स एक मिथोलॉजिकल बर्ड है, एंड द टर्टल डव, ओके, क्रिएचर दैट सिंबलाइज आइडियलाइज्ड ट्रांसेंडेंट लव।
कि एक आइडियल लव कैसा होता है जब किसी की डेथ हो जाती है। द फीनिक्स अ मिथिकल बर्ड दैट रीजनरेट्स, वो रीजनरेट हो जाता है अपनी ही ऐश से। ओके, ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। एंड द टर्टल डव ऑफ्टन एसोसिएटेड विद फिडेलिटी एंड लव, आपने देखा होगा ना इंस्टा का जोड़ा काइंड ऑफ दिस, वो लव के लिए और फिडेलिटी के लिए फेमस है। आर डिपिक्टेड एज अ क्रिएचर हुज लव इज सो परफेक्ट, उनका लव जो है बहुत ज्यादा परफेक्ट है, दैट इट ट्रांसेंड्स द अर्थली रियल्म। उन्होंने एज अ बर्ड्स को ही क्यों यूज किया है इसको, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लव, क्योंकि उनको लगता है कि ह्यूमन बीइंग तो इतना ज्यादा प्योर लव नहीं शो कर सकते। लगता है नहीं, बस अज्यूम कर रहे हैं, मे बी इसी वजह से उन्होंने यूज किया। द फीनिक्स एंड द टर्टल डव रिप्रेजेंट्स अ लव दैट इज प्योर, कि जो लव है उनका प्योर है, परफेक्ट है, एटर्नल है, वन दैट कैन नॉट बी सरपास्ड बाय एनी अदर। ठीक है, कि इसे कोई सरपास नहीं कर सकता। द पोम इज फिल्ड विद स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इमेजरी, आपने देखा होगा कि इसके अंदर स्पिरिचुअल इमेजरी को यूज किया गया है, फिलोसॉफिकल को, फोकसिंग ऑन द आइडिया दैट ट्रू लव वंस फाउंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कि अगर आपको कभी ट्रू लव मिल जाए तो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इवन बाय डेथ, क्योंकि जो फीनिक्स है वो मरने के बाद ही वापस आ रहा है। डज सिंबलाइज द पासिंग ऑफ आइडियल लव फ्रॉम फिजिकल, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो एक फिजिकल वर्ल्ड से कहाँ चले जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट रियल में। ओके, वो फिजिकल जो वर्ल्ड होता है वो उसको क्रॉस कर देते हैं। बस इतना सा फर्क होता है, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाना। डेथ की सिर्फ इतनी सी ही मीनिंग दिखाई है इन्होंने, उसका ज्यादा ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई पता नहीं क्या ही हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड से हम कहाँ चले गए, अब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में। इन द पोम अदर क्रिएचर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस, वहां पे अदर क्रिएचर्स भी जो मॉर्न के लिए आते हैं, ठीक है, उसकी डेथ पर। हाउएवर द पोम asserts that their love was so rare, उनका जो लव है बहुत ज्यादा रेयर है, इजीली नहीं मिल पाता इतना प्योर लव, so pure that no earthly creatures can truly understand it. The conclusion of the poem alludes to the idea of spiritual aspect of love, indicating that while physical bodies may perish, कि जो physical body है वो खत्म हो सकती है, पर essence of love is eternal, जो लव है वो हमेशा eternal है, indestructible, वो कभी खत्म नहीं होता। ओके, आपको आई होप ये दोनों ही पोएम अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। लवर्स कंप्लेंट में क्या है कि कोई वुमन है, वो बताते हैं कि कैसे कोई यंग मैन था, उसके चार्म से वो सीड्यूस थी, लेकिन वो अब चला गया है। जो सोर्स था उसके जॉय का, वो अब सोर्स हो चुका है उसके पेन का। ओके, लवर्स कंप्लेंट इससे थी। नेक्स्ट जो हमने देखी, टर्टल एंड द फिनिक्स, फिनिक्स एंड द टर्टल, ये कैसी है, मेटाफोरिकल पोम है, इसमें बीस्ट इमेजरी को यूज किया गया है, काइंड ऑफ थ्रेनोडोबी आ जाती है। थ्रेनोडोबी डिफरेंट है, ओके, ये एलर्जी नहीं है। इसको पब्लिश कैसे कराया था, रॉबर्ट चेस्टर्स लव स्मार्टियर के साथ। ओके, पोम एंड्स विद प्रेयर फॉर द टू लवर्स। यहाँ पे जो पोएम है वो कैसे खत्म हो जाती है, लास्ट में सब प्रे करते हैं दोनों लवर बर्ड्स के लिए, लवर्स के लिए, कि ठीक है ये उनका यूनियन हमेशा रहे, जो भी है। नेक्स्ट पोम हमारी है क्या, द पैशनेट पिलग्रिम, पिलग्रिम 1599। ओके, पैशनेट पिलग्रिम जो पोम है वो 1598 में है हमारे पास, इसका रिकॉर्ड कहीं पे इसका 59 में। ओके, तो हम इसको 1598 में ज्यादा करते हैं। ओके, प्रेफर अगर आपका आता है। द पैशनेट पिलग्रिम इस कलेक्शन है ये 20 पोम का। तो आपको यहाँ पे इसी के साथ लिख लेना है कि अ कलेक्शन ऑफ पोम, आपको ये ना रहे कि अलग से कोई पोम है इसकी समरी क्या है। कभी-कभी होता है हमें याद नहीं रहता, फिर हम सोचते हैं इसकी कुछ तो समरी थी। ओके, पर हालाँकि जो आज का जो प्रेज़ेंट टाइम है इसको नहीं मानते कि ये प्योरली शेक्सपियर ने लिखा है। ओके, तो ये कलेक्शन ऑफ पोम है 20 पोम्स का। विलियम शेक्सपियर दो इट्स ऑथेंटिसिटी अभी तक नहीं है, सब डिबेटेड है कि कभी लगता है कि ठीक है इन्होंने ही किया है, पर हालाँकि अभी तक प्रूफ नहीं है। द कलेक्शन वाज़ फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1599, रिटन इन, ये याद रखना है आपको, रिटन इन 1598, published in 1599, includes a variety of love poems हैं इसके अंदर, some of which are clearly Shakespearean in style। उसमें जो कुछ poems हैं वो हमें पूरी शेक्सपियर के स्टाइल की लगती हैं, while others are thought to have been written by दूसरे authors जो हैं। जो टाइटल है पोम के, पैशनेट पिलग्रिम, फोकस किस पे करता है, आपको इसी से पता चल जाएगा कि जो टाइटल है किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। लव की थीम पे, डिजायर, इमोशनल लॉन्गिंग्स, ऑल होल मार्क ऑफ शेक्सपियर्स पोएटिक स्टाइल। अभी तक हमने जितनी भी पोम्स पढ़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो चुका होगा सभी पोएम में क्या दिखाया है, लव, बेट्रेयल एंड काइंड ऑफ सेपरेशन। ओके, लॉस, मोर्न, हर किसी में यही थीम्स हैं, लव। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको आइडिया भी हो जाएगा। ओके, सो सम ऑफ पोम्स इन द कलेक्शन लिरिकल इन नेचर, कुछ लिरिकल हैं जो पोम्स हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव हैं, कुछ फिलोसॉफिकल हैं जो आपको पता होनी चाहिए कैसी कैसी है। एक्सप्लोरिंग द हाइज एंड लॉस ऑफ रोमांटिक एंड फिजिकल लव, सिर्फ उसमें लव को ही डिस्कस किया जा रहा है, कहीं फिजिकल लव को, कहीं रोमांटिक लव, कहीं फिलोसॉफिकल नेचर ऑफ पोम्स। ओके, इसमें सिर्फ इतना ही है, इसमें कोई पर्टिकुलर आपको समरी नहीं दी जाएगी। आपको ये याद रखना है कि ठीक है ये कलेक्शन ऑफ पोम्स है, इसके अंदर पोम्स जो है वो शेक्सपियर ने भी लिखी है और दूसरे ऑथर्स राइटर्स ने भी लिखी है। कंपोजिशन डिटेल्स देख लो यहाँ पे, विलियम शेक्सपियर, पर दूसरे राइटर्स भी हैं इसमें। पब्लिश कब हुई थी, 1599 में। अगर रिटर्न आ जाए तो उसका आपको ईयर याद रखना, 1598। आपने ये भी पता चल चुका होगा अभी तक कि शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं वो किसमें लिखे गए हैं, आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, मोस्टली वर्क्स इसी में लिखे गए हैं। शेक्सपियर सोनेट जो है उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लो। सोनेट कितनी तरीके की होती हैं वो आपको याद रखना है, पेट्रार्कन, ये हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। सोनेट कौन कौन सी होती है, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन। ओके,
ओके, इनके आपको थीम्स याद रखनी है। राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी। ओके, इसको आप अलग से नोट डाउन करिए। इस पे पीवाईक्यू जरूर आए हैं और आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू तो 100% श्योर केस 5 है। समरी देख लेते हैं। समरी में ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ मैंने पूरे उसका एक क्रक्स इंक्लूड किया है यहाँ पे कि पूरी पोम कैसी कैसी है और उसके अंदर लव को, डिवाइन फोर्स, फिजिकल सेक्रीफाइसेस, ये सारी चीजों को शो किया है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है। देयर इज एक्सेप्ट ऑफ, यस, एक्सेप्ट फ्रॉम द ओपनिंग लाइंस ऑफ द पोम, जो इलिस्ट्रेट करते हैं क्या? पिलग्रिम सर्च फॉर लव की, लव के उसमें, if love be a sin, it is a good sin. If it be a good, then why should I abstain? I go to seek her, my hopes will find her in the temple of my heart's refrain. तो कहीं ना कहीं इससे आइडिया लगाया कि ठीक है वो किसकी सर्च में, लव की। Okay, the passionate pilgrim is an exploration of the complexities of love, characters characterized by longing, desire, and the pain of unattainable perfection. Okay, through the metaphor of spiritual journey, शेक्सपियर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं किस चीज को? परस्यूट ऑफ लव एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव, और कभी कभी वो पेनफुल एक्सपीरियंस भी देती है। ओके, सो आज हमने यहाँ पर देख लिए 3 पोम्स। फर्स्ट इज लवर्स कंप्लेंट, देन यस द फिनिक्स एंड टर्टल, एंड पैशनेट पिलग्रिम। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। ओके, सो आज हमने पोम्स को कवर कर लिया है शेक्सपियर की। नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे कवर करने की सोनेट्स। ओके, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी अपने सोनेट्स वाले पोर्शन को पढ़कर आए, रिवाइज करके आए, ताकि आपको यहाँ पे और ज्यादा परफेक्शन मिले। ओके, सोनेट्स में हम क्या करेंगे? सोनेट्स का पहले इंट्रो, देन कितने सोनेट है, कैसे डिवीजन है उनका, और जैसे कि हमने पीवाईक्यू, अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो क्वेश्चंस आए हुए हैं कि शुरू की बिगिनिंग लाइंस, कि उनकी शुरू की लाइंस क्या है, उसी को हम कवर अप करते चलेंगे। ओके, आई विल ट्राई टू get all the first lines of 154 sonnets here. Okay, so thank you. We'll see you in next session.